आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति तथा उनके बाल देवता के बारे में। इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति के संबंध में धार्मिक लोगों का मत है कि उनकी उत्पत्ति भारत से हुई थी, लेकिन भारत में इक्ष्वाकु वंश के प्रारंभिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों को ध्यान में रखा जाए तो इक्ष्वाकु वंश का उदय भारत से हुआ ही नहीं था। भारत में इक्ष्वाकु वंश के कुछ प्रमाण जरूर मिलते हैं, लेकिन वो 3री सदी ईस्वी के हैं। ये प्रमाण आधुनिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित नागार्जुन की पहाड़ियों में मिलते हैं। 3री सदी से पहले इक्ष्वाकु वंश के प्रमाण भारत से प्राप्त नहीं होते हैं और इस वंश के बाल देवता का भी कोई प्रमाण भारत से प्राप्त नहीं होता है। तो फिर इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति कहां से हुई और बाल कहाँ का देवता था, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानने को मिलेगा। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की, यानी इस वीडियो में जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है, उस पर सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 1 एंशिएंट इजिप्ट। नंबर 2 हाइक्सोस, कुछ लोग हिक्सोस भी कहते हैं। नंबर 3 प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। ये 3 बुकें हैं जिनसे मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। एंशिएंट इजिप्ट में आपको इजिप्ट के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलेगी, जिसमें कुछ जानकारी हाइक्सोस लोगों के बारे में भी है। दूसरी बुक का नाम है हाइक्सोस। हाइक्सोस में आपको इक्ष्वाकुओं के बारे में जो जानकारी है वो अच्छे से जानने को मिलेगी। और तीसरी जो बुक है उसका नाम है प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। ये हिंदी की बुक है और इस बुक की चर्चा मैं अपने पिछले 2-3 वीडियो में कर चुका हूं। इसमें थोड़ा सा जो जिक्र है वो इक्ष्वाकुओं का किया गया है, बाल देवता का किया गया है। तो अगर आप लोग इन बुकों को पढ़ना चाहते हैं तो इन बुकों की जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो वहां से मंगवा के आप इन बुकों को पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी जानकारी है इन बुकों में इक्ष्वाकु वंश के बारे में। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। प्रमुख तथ्यों में मैं बात करने वाला हूं हाइक्सोस का परिचय, हाइक्सोस का मिस्र पर अधिकार, ओसार सेब की कहानी, बाल देवता का इतिहास। इन 4 तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, हाइक्सोस जाति का परिचय। यहां जो मैं बार बार हाइक्सोस नाम ले रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि इक्ष्वाकु लोग प्राचीन समय में इसी नाम से जाने जाते थे, इसीलिए मैं इस नाम का प्रयोग कर रहा हूं। तो आपको यहां पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हाइक्सोस जाति के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे हाइक्सोस, अकाका, ओकाकू, यकाकू, यक्षु और अंत में इक्ष्वाकु, ये नाम मिलता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ओकाकू यहाँ पे लिखा गया है ये पाली में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यक्ष भी इन्हीं को कहा गया है और महान कवि होमर ने हाइक्सोस जाति के लोगों को अक्काई के नाम से अपने लेखों में वर्णित किया है। तो अक्काई नाम से भी इन्हीं को जाना जाता था। हाइक्सोस जाति के बहुत सारे नाम हैं, जो प्रमुख नाम है उनकी मैंने यहाँ पे चर्चा की है। हाइक्सोस शब्द 2 शब्दों से हाइक और सोस से मिलके बना है। हाइक का अर्थ राजा या राजकुमार होता है, सोस का अर्थ चरवाहा होता है। हाइक्सोस जाति का एक नाम और मिलता है जो है हेका खतूस, जिसका अर्थ होता है विदेशी भूमि का सरदार, व्यक्ति या राजा। ये भी आपको ध्यान रखना है। दजला और फरात नदियों के बीच में बसे मेसोपोटामिया के मैदानी क्षेत्र में सुमेरियन लोगों का आगमन 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेसोपोटामिया के मैदानी क्षेत्रों में जो सुमेरियन लोग थे वो 5000 ईसा पूर्व में आए थे। 3500 ईसा पूर्व में सेमाइट जाति के लोगों ने पश्चिमी रेगिस्तान से होते हुए मेसोपोटामिया के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश किया था। किसने किया था? सेमाइट जाति ने। पहले किसने किया था? सुमेरियन लोगों ने। इसके बाद सेमाइट जाति के लोगों ने प्रवेश किया था।
सेमाइट जाति मेसोपोटामिया में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति थी और यह जाति जो थी वो बहुसंख्यक थी। 3300 ईसा पूर्व में सेमाइट जाति का फरात नदी के दक्षिण में खूब आना जाना था। बाद में यही लोग अक्काद कहलाए, यानी इक्ष्वाकु कहलाए। कौन से लोग? सेमाइट जाति के लोग। सुमेरियन जाति की उत्पत्ति दक्षिणी मेसोपोटामिया से मानी जाती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सुमेरियन जाति है इसकी जो उत्पत्ति है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया से मानी जाती है, और सेमाइट जाति की जो उत्पत्ति है वो लेबंत क्षेत्र से मानी जाती है, जिसे ग्रेटर सीरिया भी कहा जाता था। और ग्रेटर सीरिया के अंतर्गत आधुनिक इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और दक्षिण पश्चिमी तुर्की का हिस्सा शामिल था। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसकी चर्चा बार बार की जाएगी, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। लेबंत कहूंगा या फिर ग्रेटर सीरिया कहूंगा, एक ही क्षेत्र के ये दो नाम हैं और इसके अंतर्गत इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और दक्षिण पश्चिमी तुर्की का जो हिस्सा है वो शामिल था। मैप की सहायता से मैं आपको दिखा दूंगा। आप ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा जो आपको पीला पीला दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये था। इसी को ग्रेटर सीरिया कहा जाता था या फिर इसी को लेबंत कहा जाता था। कुछ लोगों ने इसको कनान देश भी कहा है, लेकिन कनान सीरिया के जो मुख्य हिस्सा है उसको कहा गया है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सुमेरियन जाति के लोग सुमेरियन भाषा बोलते थे और सेमाइट जाति के लोग सेमिस्टिक भाषा जैसे अक्कादियन, हिब्रू, आरामी और भी भाषाएं थी का प्रयोग करते थे। सेमाइट जाति लेवंती रीति रिवाजों का पालन करती थी। यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। कुछ लोगों को सुमेरियन और सेमाइट लोगों में अंतर ही पता नहीं है। कई इतिहासकारों ने दोनों को एक ही लिख दिया है, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। भाषा के तौर पे भी ये अलग हैं और रीति रिवाजों के तौर पर भी ये अलग हैं। सुमेरियन लोगों में अंधविश्वास कम दिखाई देता है, लेकिन सेमाइट लोगों में सबसे ज्यादा अंधविश्वास था। इनमें कई फर्क हैं। पहला तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो सुमेरियन जाति के लोग थे वो सुमेरियन भाषा बोलते थे। वो सेमाइट जाति के जो लोग थे वो सेमेटिक भाषाएं बोलते थे। उस सेमेटिक भाषाओं में अक्कादियन भाषा, हिब्रू, आरामी और भी बहुत सारी थी, वो शामिल थी। इनको आपको ध्यान रखना है। सुमेरियन लोगों को गणित, विज्ञान, खगोल और वास्तुकला के लिए जाना जाता था और सेमाइट जाति के लोगों को एकेश्वरवाद के लिए जाना जाता था, यानी ये लोग धार्मिकता में विश्वास करते थे, जिसमें सामरी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। दोनों जातियों में अंतर भी यही है, सुमेरियन में और सेमाइट में। सामरी धर्म, यहूदी धर्म, इनके बारे में आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आपको विस्तार से समझा दूंगा। हाइक्सोस जाति का संबंध सेमाइट जाति के लोगों से था, क्योंकि दोनों के रीति रिवाजों में समानता भी देखने को मिलती है। सेमाइट जाति के लोग ही बाद में अक्काद कहलाए, जो हाइक्सोस जाति के लोगों का ही नाम था। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि हाइक्सोस जाति के कई नाम हैं। 1750 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व के मध्य सेमाइट जाति के लोगों ने हाइक्सोस नाम से मिस्र में प्रवेश किया था। बिना युद्ध के ही उत्तरी मिस्र को अपने अधीन कर लिया था इन्होंने। हाइक्सोस जाति ने अपने मुख्य हथियारों रथ, घोड़ों और धनुष का प्रयोग भी मिस्र में किया था। तो ये चरवाहे के रूप में मिस्र में प्रवेश कर गए थे। ये जो आप देख रहे हो फोटो, इसमें आपको जो रेड रेड एरिया दिखाई दे रहा होगा ना, इस वाले क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। चरवाहे थे, चले गए। और इनकी सबसे बड़ी जो पहचान थी हाइक्सोस लोगों की, वो थी कि ये रथ का प्रयोग करते थे, घोड़ों का प्रयोग करते थे और धनुष का प्रयोग करते थे। ये सबसे बड़ी इनकी पहचान थी। इस फोटो को देखिए आप, ये हाइक्सोस लोग ही हैं जो रथ का प्रयोग कर रहे हैं। हाइक्सोस जाति के लोगों ने लेबंती रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार मिस्र में भी किया, जिसमें बाल देवता का नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। मिस्र का मुख्य देवता रा को माना जाता है। रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मिस्र की कथाओं के अनुसार रा ने पूरी दुनिया पर शासन किया था। ये
रा है जो खड़ा हुआ है। रा को मिस्र का पहला फिरौन यानी राजा माना जाता है, जिसका प्रतीक गरुड़ पक्षी था। मिस्र के 5वें राजवंश यानी 2500 ईसा पूर्व में रा को मिस्र का प्रमुख देवता बनाया था। मिस्र में सूर्य देवता को ही रा के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो सूर्य देवता है उसी को रा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस व्यक्ति के सिर पे आपको गोल गोल दिखाई दे रहा होगा, क्या है? ये सूर्य है। ये आपको ध्यान रखना है। मिस्र की कथाओं के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति रा के आंसुओं और पसीने से हुई थी। इसी कारण मिस्रवासी स्वयं को रा देवता का मवेशी मानते हैं। मिस्र देश के फिरौन यानी राजाओं ने अपने नाम के साथ देवता रा का नाम जोड़ा है, जैसे राम प्रथम, राम द्वितीय और राम तृतीय। अंग्रेजी में इनके नाम मिलते हैं रामेसस फर्स्ट, रामेसस सेकंड, रामेसस थर्ड, ऐसे मिलते हैं। देवता रा को नाग के साथ दिखाया जाता है, जिसमें नाग और सूर्य को एक साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक नाग भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए, ये आदमी है, इसके सिर पर जो गरुड़ पक्षी है उसका सिर लगा हुआ है, उसके ऊपर सूर्य की आकृति बनी हुई है और उसमें एक नाग निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिस्र की जो कथाएं हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो रा के आंसुओं और पसीने से हुई थी। रा यानी सूर्य देवता के आंसुओं और पसीने से हुई थी। इसी कारण जो मिस्रवासी हैं वो क्या मानते हैं? खुद को रा का मवेशी मानते हैं, यानी उसका वंशज मानते हैं। इसीलिए वहां के जो राजा हुए जिन्हें फिरौन कहा जाता था, उन्होंने स्वयं को राम कहा है। राम का मतलब क्या है? रा का वंशज। और रा किसको कहा गया है? सूर्य देवता को कहा गया है। और ये लोग अपने सिर पर नाग को धारण करते थे। नाग यानी सर्प को धारण करते थे। जैसे इस वाले फोटो में देखिए, ये रामेसस है जो हाइक्सोस जाति के लोगों को मार रहा है। इसके सिर पर देखिए नाग की आकृति बनी हुई है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। मिस्र पर अधिकार करने के बाद हाइक्सोस जाति के लोगों ने मिस्र में अपना पहला राजवंश स्थापित किया था, जो मिस्र के इतिहास में 15वें राजवंश के नाम से जाना जाता है। हाइक्सोस जाति के लोगों ने अपनी राजधानी अबारिस नामक स्थान पर बनाई थी। आपको जो फोटो दिखाई दे रही है, इसमें जो आपको रेड रेड एरिया दिखाई दे रहा है, इसी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इस वंश का शासन पूरे मिस्र पर नहीं था, बल्कि उत्तरी मिस्र पर शासन था। इस वंश का पहला राजा सेलाटिस या सेलिटिस था, जो मिस्र का पहला हाइक्सोस जाति का फिरौन यानी राजा था। सेलाटिस बहुत क्रूर हाइक्सोस जाति का राजा था। उसने मिस्र का राजा बनने के बाद प्राचीन जो मिस्र के मंदिर थे उनको ध्वस्त करवा दिया था, शहरों को नष्ट करवा दिया था, देवताओं की मूर्तियों को ध्वस्त करवा दिया था और मिस्र के जो मूल निवासी थे उनको गुलाम बना लिया था। उनकी महिलाओं पर बुरे अत्याचार किए गए थे। सेलाटिस मिस्र के मेम्फिस शहर में रहता था। राजधानी अवारिस में थी, लेकिन वहां नहीं रहता था क्योंकि उसको डर था कि कोई उसकी हत्या न कर दे। हाइक्सोस जाति के लोगों की सबसे जो खास पहचान थी वो ये थी कि जिस देश पर ये अधिकार करते थे, सबसे पहले उस देश की सभ्यता और संस्कृति को ये नष्ट कर देते थे। उनके देवताओं की मूर्तियां तोड़ देते थे, मंदिरों को नष्ट कर देते थे और वहां के मूल निवासियों को ये अपना गुलाम बना लेते थे। उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, उन्हें दासियां बना लेते थे। ये आप मिस्र के इतिहास में पढ़ो, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। ये हाइक्सोस यानी इक्ष्वाकुओं की मुख्य पहचान थी। ये मैं प्रारंभिक इक्ष्वाकुओं की बात कर रहा हूं, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका शासनकाल 1650 ईसा पूर्व में था। इस वंश ने मिस्र के मुख्य देवता रा को स्वीकार किए बिना ही अपना शासन किया था। यानी जो पहला हाइक्सोस राजवंश था उसने जो मिस्र का मुख्य देवता था रा, उसको स्वीकार ही नहीं किया था। इस वंश का अंतिम फिरौन यानी राजा खमूदी था, जिसने 1555 से 1544 ईसा पूर्व के मध्य में शासन किया था मिस्र के उत्तरी हिस्से पर। अब यहाँ पे एक कहानी आती है ओसार सेब की। ये ओसार सेब की कहानी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मनेथो ने अपने ग्रंथ
मनेथो कौन था आगे मैं आपको बता दूंगा। मनेथो ने अपने ग्रंथ इजिप्टिया का यानी मिस्र के इतिहास में लिखा है कि ओसारसेप एक देशद्रोही लेबंती पुजारी था, यानी एक यहूदी पुजारी था। फिरौन यानी राजा इमेनोफिस को देवताओं के दर्शन करने की इच्छा थी, इसीलिए राजा ने क्या किया कि मिस्र से कुष्ठ रोगियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को बाहर निकाला। उसने कई हजार कुष्ठ रोगियों को पत्थरों की खानों में काम करने के लिए विवश कर दिया था और बाकी जो बचे हुए थे हाइक्सोस जाति की राजधानी अबारिस के आसपास उसने बसा दिया था उन बीमार लोगों को। ऐसा किसने किया था? मिस्र के राजा ने किया था। ओसारसेफ इन्हीं रोगियों का नेता बन गया था। ओसारसेफ ने अपने लोगों से कहा कि सभी देवताओं की पूजा बंद करो और पवित्र जानवरों का मांस खाना प्रारंभ करो, ये ओसारसेफ ने कहा था। अब ये ओसारसेफ कौन है, आगे इसका खुलासा होगा। ओसारसेप ने हाइक्सोस जाति के लोगों से सहायता लेकर फिरौन इमेनोफिस और उसके पुत्र रामसे को मिस्र की सत्ता से बाहर निकाल दिया था। इन दोनों को कहां जाके शरण मिली थी? नूबिया में जाके शरण मिली थी। ये आप जो फोटो देख रहे हो, ऊपर हाइक्सोस जाति का शासन है, नीचे कुश साम्राज्य की चर्चा की गई है। इसी साम्राज्य में आके इनको शरण मिली थी। ऊपर राम का साम्राज्य था और नीचे था कुश का साम्राज्य, यानी आज का जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है उधर था कुश का साम्राज्य। आगे लिखा है ओसारसेप ने मिस्र में अपना नया शासन शुरू किया था। अपने शासन के दौरान ओसारसेप ने क्या किया कि मिस्र वासियों का धार्मिक उत्पीड़न किया। उसने उनके मंदिरों को ध्वस्त किया, देवताओं की मूर्तियां तोड़ी। 13 वर्ष कुल मिला के इसने शासन किया था। इसके बाद इमेनोफिस और रामसे ने मिलकर फिर से अधिकार कर लिया था मिस्र पर, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को नकारते हैं कि इन्होंने अधिकार नहीं किया था, जबकि अधिकार इन्होंने दोबारा से कर लिया था। इसी डर की वजह से ये ओसारसेप था वो मिस्र छोड़ के भाग गया था अपने अनुयायियों के साथ। जब इन्होंने अधिकार कर लिया तब क्या किया कि मिस्र में जो पुराना धर्म था उसको बहाल किया। ओसारसेप डर गया था। ओसारसेप ने क्या किया कि वो अपने अनुयायियों के साथ भाग गया और इजराइल चला गया। उसने वहां पे एक नगर बसाया और उसी नगर का नाम पड़ा था यरूशलेम, और इसी ओसारसेप ने अपना नाम रखा था मूसा। तो मूसा की कई कहानियां मिलती हैं। मूसा पर मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है, उसमें एक अलग कहानी थी, और यहाँ पर जो मूसा की कहानी मिलती है वो बिल्कुल अलग मिलती है। मूसा के नाम से भारत में कई शहरों के नाम भी हैं। जब मैंने मूसा के संबंध में वीडियो बनाया था तब कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि मूसा का भारत से क्या संबंध। मूसा का भारत से संबंध है, मूसा के अनुयायी भारत में हैं, उसको अपना आदर्श मानने वाले हमारे देश में हैं, बस मूसा का नाम परिवर्तित हो गया है हमारे देश में। तो ओसारसेप ने ही अपना नाम बदल के मूसा रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। ये मिस्र में एक यहूदी पुजारी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मनेथो ने इसको देशद्रोही लिखा हुआ है। बाद में इसी मूसा ने क्या किया था कि कानून का निर्माण किया था, नियम बनाए थे, और अपने भाई को इसने पुजारी के पद पर वंशानुगत तरीके से नियुक्त किया था, और बाद में ये परंपरा खूब समय तक चली। अब यहाँ पे मनेथो के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मनेथो कौन था, क्योंकि मनेथो ने ही मिस्र के बारे में जानकारी दी है। मनेथो 3री शताब्दी का एक मिस्री पुजारी था। इसने अपने ग्रंथ इजिप्टिया का यानी मिस्र के इतिहास में हाइक्सोस यानी इक्ष्वाकु जाति का जो संबंध है वो यहूदियों से बताया है, और हाइक्सोस यानी इक्ष्वाकु जाति की जो उत्पत्ति है वो लेबंत से बताई है। कुछ विद्वान हाइक्सोस यानी इक्ष्वाकु जाति की जो उत्पत्ति है वो ग्रेटर सीरिया से मानते हैं। लेबंत और ग्रेटर सीरिया एक ही क्षेत्र के दो अलग अलग नाम हैं। इसके अंतर्गत आधुनिक इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, दक्षिणी और पश्चिमी तुर्की का जो क्षेत्र है वो आता था। इसी क्षेत्र से इक्ष्वाकुओं की उत्पत्ति हुई थी। बाद में ये मिस्र गए, मिस्र से इन्होंने अपना साम्राज्य शुरू किया था। इसी कारण कुछ इतिहासकारों ने इनको ये भी लिख दिया है कि इक्ष्वाकुओं की उत्पत्ति मिस्र से हुई थी। इक्ष्वाकुओं ने अपने साम्राज्य की जो शुरुआत है, राजा बनने की जो शुरुआत है वो मिस्र से की थी। ये बात बिल्कुल सही। पहले ये चरवाहे के रूप में थे, यहाँ वहां घूमना इनका काम था। जैसे कभी सीरिया में चले गए, कभी कनान में चले गए, कभी तुर्की की ओर चले गए, कभी
मिस्र की ओर चले आए, इजराइल में चले गए। तो ये एक घुमंतु जाति थी, लेकिन जब ये मिस्र में जाके बसी तब इन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बाल देवता के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में जानकारी जरूरी है। बाल देवता, जिसका वास्तविक नाम हदद था, जो ग्रेटर सीरिया का प्राचीन देवता था। ग्रेटर सीरिया के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और दक्षिण पश्चिम तुर्की का क्षेत्र आता था। उसी क्षेत्र का वाल देवता था। वाल एक सेमिटिक भाषाओं की उपाधि थी जो राजा या राजकुमार को प्रदान की जाती थी। आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो वाल है ये एक उपाधि का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, और ये सेमिटिक भाषाओं की उपाधि है। वाल देवता का असली नाम क्या था? हदद नाम था उसका, और ये राजा या उसके पुत्रों को दी जाती थी। और ये उपाधि काफी प्राचीन समय से राजाओं और उनके पुत्रों को दी जाती थी। सबसे इसका प्राचीन जो प्रमाण है वो 3100 ईसा पूर्व का मिलता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मूसा के बारे में पढ़ाया था। तो मूसा ने नबी बालाम की सहायता से एक युद्ध में विजय प्राप्त की थी, बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया था। तो जो नबी बालाम है ये बाल देवता ही है, लेकिन बाल देवता प्राचीन वाला अलग था और मूसा के समय वाला अलग था। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाल एक उपाधि है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाल देवता का प्रतीक था बैल, मेढ़ा और वज्र। बाल देवता के पिता का नाम था दागोन, जिसे सीरियाई देवताओं का पिता माना जाता था। यानी दागोन को जितने भी सीरिया के देवता थे उनका पिता माना जाता था। बाल देवता की माँ का नाम था शाला, जो एक सीरियाई देवी थी। बाल, दागोन और साला हुरियन धर्म के देवता थे ये। और जो हुरियन धर्म है वो बहुदेववादी धर्म था। इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की मान्यता थी, और इस धर्म के जो सबसे प्राचीन प्रमाण हैं वो 3000 ईसा पूर्व के मिलते हैं, 3100 ईसा पूर्व के मिलते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मिस्र तथा इजराइल में बाल देवता का जो संबंध था वो हाइक्सोस यानी इक्ष्वाकु लोगों से था। देवता बाल का नाम जो है वो ऋग्वेद में भी आता है, और इसकी पहचान सूर्य या ऋषभ से की है। और ऋग्वेद में अग्नि को बाल का पुत्र बताया गया है। अग्नि जो देव है उसको बाल का पुत्र कहा गया है। और बाल देवता का जो जिक्र है वो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम में भी किया जाता है। बाल देवता के बारे में अभी थोड़ी सी रिसर्च और बाकी है, वो करने के बाद एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने लाया जाएगा, जिसमें बाल देवता के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी दी जाएगी। क्योंकि बाल देवता की पूजा भारत में भी होती है। और बाल कहाँ का देवता था? सीरिया का देवता था। अगर आपको बाल देवता के बारे में और जानना है तो ये वाली जो किताब है जिसका नाम है प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास, इसमें थोड़ी सी जो चर्चा है वो बाल देवता के बारे में की गई है। आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से थोड़ी सी जानकारी पढ़ सकते हैं, अन्यथा इस किताब की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इस किताब को आप पढ़ सकते हो। और हाइक्सोस जाति यानी इक्ष्वाकु जाति के बारे में आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप अंग्रेजी की बुकें पढ़ना चाहते हो तो आप उन्हें मंगवा के पढ़ सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी बुकें हैं। अगर आपके पास बजट हो तो आप उन्हें मंगवा के पढ़ सकते हो। सभी किताबों की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से इन्हें मंगवा के पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है आपको इक्ष्वाकुओं की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी मिल गई होगी। तो इक्ष्वाकुओं की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी? ग्रेटर सीरिया वाले क्षेत्र से हुई थी, जिसमें इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सीरिया और दक्षिण पश्चिम का जो तुर्की है वो शामिल था। ये आप मैप को देखिए, इसमें जो पीला पीला है ये इस वाले क्षेत्र से मानी जाती है। बाद में ये मिस्र गए, मिस्र से इन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इक्ष्वाकुओं को कई नामों से जाना जाता है। हाइक्सोस जो नाम है वो बहुत प्रसिद्ध है। आप चाहें तो हाइक्सोस राजवंश के बारे में कई पुस्तकें उपलब्ध हैं अंग्रेजी भाषा में, तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी।